डेविल्स लिटिल क्यूट इनोसेंट वाइफ भाग 1। हेलो दोस्तों, फोर भाई वाली स्टोरी भी मैं इसी चैनल पर डालने वाली हूँ रात 10 बजे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेविल्स क्यूट वाइफ, ये कहानी है दो भाइयों की जो एक दूसरे से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक बचपन से ही दोनों ने हमेशा एक ही चीज़ों को पसंद किया है, फिर वो कोई कपड़े हो या कोई सामान, दोनों को हमेशा एक ही चीज़ पसंद आती है। और दोनों के माँ पापा ने दोनों को हमेशा से एक ही बात सिखाई है, जो भी लो उसे हमेशा एक दूसरे के साथ ही शेयर करना, क्योंकि जो बड़े भाई का है वही छोटे का भी है और जो छोटे का है वही सब बड़े भाई का भी है। और अपने मोम डैड की इन बातों को मानकर दोनों ने हमेशा जो भी लिया एक दूसरे के साथ शेयर किया। मगर क्या होगा तब जब दोनों ही भाई कर बैठेंगे एक ही लड़की से शादी, तो कैसी होगी इनकी आगे की कहानी, चलो जानते हैं। मुंबई, रात का समय। हमें जाने दीजिए यहाँ से, हमें कोई शादी नहीं करनी है। आप लोगों से हमारी बातों का यकीन करो, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। जो भी हुआ वो सब एक गलतफहमी के चलते हुआ है, और आप दोनों एक गलतफहमी के कारण हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज़ हमें जाने दो। क्यों कर रहे हो आप दोनों हमारे साथ ऐसा? हमने कहा ना, हमें आप लोगों से शादी नहीं करनी है, तो क्यों आप हमारे साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहे हो? एक लड़की जिसने लाल कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, और वो उस जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी, मगर इस समय उसकी आंखें रोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूज चुकी थी, और उसके चेहरे का जो हल्का मेकअप था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो लड़की अपने सामने बैठे दो डेविल, जो जिनकी ना ही शक्ल एक जैसी थी, बल्कि वह दोनों ही देखने में एक जैसे नजर आ रहे थे, बिल्कुल किसी जुड़वा भाई की तरह। वो लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी वह रोते हुए ही इन दोनों भाइयों के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमें जाने दीजिए ना यहाँ से, हमें सच में कोई शादी नहीं करनी है, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए ना। ये बोलते हुए ही वह लड़की काफ़ी ज़्यादा जोर से रोए जा रही थी, और रोने की वजह से अब उसका गला भी भारी हो चुका था। उस लड़की को ऐसे अपने सामने रोते गिड़गिड़ाते देख उन दोनों ही भाई के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है, और वो उसी मुस्कान को लिए उस लड़की को देख बोले, ये सब तो तुम्हें हमें सबके सामने थप्पड़ मारने से पहले सोचना था। सारी दुनिया हमसे डरती है, ये सारा मुंबई हमारे नाम से थर थर कांपता है। यहाँ तक आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई हमसे नजरें मिलाने की, और तुमने हमें बीच सड़क पर सबके सामने थप्पड़ मारा, इसका बदला तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। इतना बोल बड़ा भाई यूहान और छोटा यूहान दोनों ही अपनी जगह से खड़े होकर उस लड़की की दोनों बाहें पकड़ उसे जबरदस्ती मंडप तक ले जाते हैं, जो उनके घर के ही हॉल में बना हुआ था। और उस मंडप के पास पहले से ही पंडित बैठा हुआ काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि उसके चारों तक काफ़ी सारे गार्ड तैनात थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी, जिसे देख पंडित का डर से बुरा हाल हो रखा था। वैसे भी उसे यहाँ घर से उठा कर लाया गया था, वो भी आधी रात को, जिस कारण से पंडित काफ़ी ज़्यादा घबराया था। इतना कि उन तीनों के मंडप में आते ही वो शादी के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की लाख रोती और गिड़गिड़ाती है, मगर वो दोनों भाई उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उससे जबरदस्ती शादी करने लगते हैं, जिस कारण उस लड़की, जिसका नाम ईशा होता है, जो अभी बस 18 साल की ही होती है, उसका रो रोकर काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। और वो खुद को जितना भी छुड़ाने की या वहाँ से भागने की कोशिश करती, उसकी हर कोशिश नाकामयाब थी। थोड़ी ही देर में उन तीनों की शादी हो जाती है, और जैसे ही पंडित विवाह संपन्न हुआ बोलता है, ठीक वैसे ही उन दोनों ही भाई के होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है, और यूहान तो झट से ईशा को अपनी गोद में उठाए ही ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है, और यूहान भी उस पंडित के मुंह पर एक नोट की गड्डी फेंक अपने भाई की तरह बढ़ जाता है। ईशा यूहान की गोद में झटपटाते हुए खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश की जा रही थी, और अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठी बना उसे मार भी रही थी। मगर ईशा के मारने से भी यूहान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो अपनी गुस्से भरी खतरनाक नज़रों से ही ईशा को देख रहा होता है। और कुछ ही देर में यूहान ईशा को अपने कमरे में लाकर बेड पर ऐसे पटक देता है जैसे वो कोई सामान हो, तो यूहान वो भी रूम में अंदर से डोर लॉक कर देता है और अपनी आंखों में डेविल मुस्कान लिए ही बेड की तरफ बढ़ जाता है। उन दोनों ही भाई को ऐसे अपने तरफ आते देख ईशा का डर से काफ़ी बुरा हाल होने लगता है, और डर की वजह से ही उसका सारा शरीर भी थर थर कांपने लगता है। मगर ईशा के आंसुओं से उन दोनों ही भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो दोनों तो अपनी शर्ट की बटन खोलने लगते हैं और अपनी शर्ट अपने बदन से अलग कर उसे नीचे ज़मीन में फेंक देते हैं, और अपनी आंखों में डेविल चमक लिए अपने पेंट भी खोलने लगते हैं। ये सब देख ईशा अंदर तक सिहर जाती है, और वो इतनी ज़्यादा डर जाती है जो उसके गले से एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो जाता है।
और वो जैसे ही बेड से उतर भागने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही यूहान उसे उसकी कमर से पकड़ वापस बेड पर फेंक देता है, जिससे इस बार उसकी एक आह निकल पड़ती है और वो डरते हुए ही बेड में ही पीछे की तरफ खिसकते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ बोली, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, हमसे गलती हुई और हम गलती को मानते हैं। आप जो सज़ा देना चाहोगे हम वो सारी सज़ा मान लेंगे, मगर हमारे साथ ये सब मत करो। ये बोलते हुए ही ईशा बेड से पीछे खिसक रही होती है। यूहान डेविल मुस्कान लिए, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना था, मगर अफसोस तुमने काफ़ी देरी कर दी। ये बोलते हुए ही यूहान ईशा को उसके दोनों पैरों से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बिना ही उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे रफली किस करने लगता है और अपना सारा भार ईशा के ऊपर डाल देता है। तो यूहान भी ईशा के हाथों को पकड़ उसे किस करने लगता है। ईशा उन दोनों को ही खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो उन दोनों को खुद से दूर नहीं कर पाती, यहाँ तक वो दोनों को ही हिला भी नहीं पाती है। जब दोनों भाई देखते ही ईशा अभी भी स्ट्रगल कर रही है और उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, ये देख उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में यूहान ईशा के सारे कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है, जिसे देख ईशा जोर से रोते हुए, नहीं ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो बोलते हुए ही अपने हाथ पैर झटकने लगती है। मगर फिर भी वो दोनों भाई उसका रोना चिल्लाना सब इग्नोर कर उसके सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर देते हैं और अब ईशा उन दोनों डेविल के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, जिसे ऐसे देख और ऊपर से ईशा की खूबसूरती देख दोनों ही भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और यूहान ईशा के ऊपर उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। तो यूहान ईशा की पूरी बॉडी पर अपने हाथ घुमाने लगता है, जिनके ऐसा करने से ईशा की हल्की हल्की रोने से साथ ही सिसकियां निकलने लगती है, पर फिर भी वो अपने दोनों हाथों से यूहान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, मगर उसकी हर कोशिश बेकार थी, जिस कारण वो काफ़ी जोरों से रोने लगती है कि तभी यूहान जो ईशा के ऊपर था वो एक झटके से ही ईशा की बॉडी में एंटर करता है, जिससे उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ती है और वो दर्द से झटपटाने लगती है। ईशा की चीख सुन यूहान उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है और इतना सब देख अब ईशा भी समझ चुकी थी उसका रोना गिड़गिड़ाना किसी काम का नहीं, क्यों ये दोनों ही डेविल उसे अब किसी भी कीमत में छोड़ने वाले नहीं है, जिस कारण वो बस दर्द से तड़पते हुए अपने आंसू बहाने लगती हैं। और थोड़ी देर में जैसे ही यूहान ईशा से हटता है, ठीक वैसे ही यूहान भी ईशा के ऊपर उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसे दर्द देने लगता है, जिसे महसूस कर ईशा बस रोते रह जाती है। अगली सुबह जब दोनों डेविल भाई की आंखें खुलती हैं तो उन्हें सबसे पहले ईशा का मुरझाया हुआ चेहरा नजर आता है, जो उन दोनों ही भाई के बीच में सोई हुई थी बिल्कुल किसी पुतले की तरह, और उसका सारा चेहरा जो आंसुओं से भीगा हुआ था उस पर उसके ही आंसू के सारे निशान बन गए थे, जिसे देख उन्हें रात की सारी बातें याद आने लगती हैं जो उन्होंने ईशा के साथ किया था। उस बात को याद कर दोनों ही भाई उनके बीच सो रही उस लड़की को देखते हैं, जिसके चेहरे पर नींद में भी दर्द की लकीरें साफ देखी जा सकती थी और ईशा की बॉडी पर बने दांतों के काटने नाखून से नोचने के निशान उसी के साथ बैग की चादर पर लगे खून के निशान साफ बयां कर रहे थे। रात में उन दोनों ही भाई ने मिलकर उस लड़की पर कितना जुर्म किया था। ईशा की हालत देख दोनों ही भाई एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और बैग के ही एक साइड पड़ा ब्लैंकेट उठाकर ईशा के नग्न बदन पर ढक वहां से उठ बाथरूम में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो दोनों ही फ्रेश और तैयार होकर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मगर बाहर निकलने से पहले वो दोनों एक नज़र बेड पर सो रही उनकी बीबी को देखते हैं, जो अभी भी बस सोई हुई थी, जिसे देख वो दोनों ही उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। यूहान भाई, आपको क्या लगता है ये लड़की हमारे साथ रहेगी या यहाँ से भागने की कोशिश करेगी? उद्धरण चिन्ह। यूहान डेविल मुस्कान लिए, इश्क चाहे जहाँ भी जाए वो हर जगह हमें ही अपने साथ पाएगी। वैसे भी वो अब हमारी पत्नी है, फिर वो इस शादी को माने या ना माने हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी हमें किसी बात से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, हमारे लिए वो हमारी लिटिल वाइफ है, यही सच है। और वो चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं सकती है, और उसे कोशिश करनी है तो वो कोशिश करके देख सकती है। ये बोलते हुए ही यूहान के फेस पर एक खतरनाक डेविल मुस्कान होती है, जिसे देख यूहान भी मुस्कुराने लगता है और वो दोनों ही भाई डाइनिंग टेबल पर जा नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। मगर उन दोनों की ही नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ थी, जैसे वो ये उम्मीद कर रहे थे उनकी लिटिल वाइफ आकर उनके साथ नाश्ता करे। मगर वो दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, रात को जो कुछ भी उन दोनों ने अपनी पत्नी के साथ किया उसके बाद उसका इतनी जल्दी उठ पाना आसान नहीं था, इसलिए दोनों ही भाई वे मन से अपना नाश्ता आधा ही कर घर से बाहर निकल जाते हैं।
करीब आधे घंटे बाद ही यूहान और व्यूहान दोनों की ही कार एक बड़ी सी 30 मंजिला बिल्डिंग के आगे आकर रुकती है, जिस पर काफी बड़े शब्दों में लिखा हुआ था वीके इंडस्ट्री, जो व्यूहान और यूहान दोनों भाई की कंपनी थी जिसे उन दोनों ने ही मिलकर अपनी मेहनत से खड़ा किया था। वो दोनों ही भाई जैसे ही अपनी कार से निकल बिल्डिंग के अंदर जाने वाले होते हैं, ठीक तभी वहां पर काफी सारे मीडिया रिपोर्टर आ जाते हैं, जो आते ही उन दोनों भाई के सामने अपने माइक कर उन पर सवालों की बौछारें करने लगते हैं। सर सर सर, क्या आप बता सकते हो क्यों बीच सड़क पर एक लड़की ने आप पर हाथ उठाया? उद्धरण चिन्ह डॉट। सर, क्या आपने उस लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की या उसे परेशान किया जो उस लड़की ने परेशान होकर आप पर बीच सड़क पर हाथ उठाया? उद्धरण चिन्ह। सर, क्या आप बताना चाहोगे जिस लड़की ने आप पर हाथ उठाया वो कोई आपकी दीवानी या आपकी फैन है जिसने अपने पागलपन के चलते आप पर हाथ उठाया? उद्धरण चिन्ह। सर, मैंने सुना है जिस लड़की ने आप पर हाथ उठाया आपने उस लड़की के माता पिता को काफी बुरी तरह से पिटा है और उस लड़की के पिता की जॉब भी छीन ली है। सर, मैंने जो सुना क्या वो सच है? आप दोनों ने उस लड़की से बदला लेने के लिए शादी कर ली? उद्धरण चिन्ह। सर, क्या सच में आप दोनों ने एक ही लड़की से शादी कर ली? उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही कई सारे सवाल सारी मीडिया मिलकर उन दोनों भाई से करने लगती है, मगर उन सबके सवालों को सुन उन दोनों ही भाई की मुठ्ठियां गुस्से से बंध जाती हैं और आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। और उन सबके बेहुदा सवालों को सुनकर दोनों ही भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है जो वो दोनों ही अपने पेंट की पॉकेट में रखी अपनी गन निकाल अपने सामने खड़े एक रिपोर्टर के सीने में धाक देता है। जैसे ही गोली चलती है और उसकी आवाज उस जगह पर गूंजती है, ठीक वैसे ही सारे रिपोर्टर की जोर से चीख निकल पड़ती है। आह! तो जिस दो इंसान को गोली लगी थी वो भी उनके सीने में जाकर ठीक वैसे ही उन दोनों लड़कों की उन 10 पोट जान ही चली जाती है, जिसे देख सारे रिपोर्टर डर से थर थर कांपने लगते हैं और उन्हें अब पछतावा होने लगता है वो सब क्यों यहाँ आए और क्यों उन लोगों ने इन दोनों डेविल भाई को छेड़ा। वैसे भी हर किसी ने दोनों भाई की दरिंदगी और क्रूअलपन के बारे में तो काफी कुछ सुन रखा था, मगर आज अपने सामने दो लोगों को मरते देख उन्हें अपनी मौत अपने सामने ही नजर आ रही थी। और जैसे ही वो सारे रिपोर्टर वहां से भागने की कोशिश करते हैं अपनी जान बचाकर, ठीक वैसे ही करीब 2 दर्जन भर हटे कट्टे गार्ड वहां पर आ जाते हैं और उन सारे रिपोर्टर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिसे देख सबकी जान अपनी हलक में ही अटक जाती है। कि तभी सबको एक खतरनाक आवाज अपने कानों में पड़ती है, जिसे दोनों भाई एक साथ ही बोले, इन सबको ऑफिस के अंदर लाओ, कोई भी यहाँ से बच कर जाना नहीं चाहिए। जैसे ही ये रौबदार आवाज सबके कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही उन सबकी तो मानो जान ही निकल जाती है। करीब 10 मिनट बाद ही व्यूहान और यूहान दोनों ही भाई एक बड़े से सोफे में किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने सारे रिपोर्टर को करीब 9 से 10 होंगे, वो सारे काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़े अपनी जान की भीख मांग रहे थे और उन्हीं में 2 लड़कियां भी थी जिसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। यूहान अपने हाथ में पकड़ी अपनी गन से खेलते हुए ही बोला, गलती कर दी तुम सबने और गलती की सजा तो तुम सबको पता ही होगी। हमारी डिक्शनरी में गलती शब्द की कोई माफी नहीं है, कुछ है तो वो बस सजा, और तुम सबने पहली बार हमारे सामने आकर हमसे सवाल करने की हिम्मत की, उसकी सजा तो सबको मिलकर रहेगी। इतना बोल यूहान शांत हो जाता है। व्यूहान अपनी रोबदार आवाज में, इन सब की जबान काट कर फेंक दो ताकि ये सब कभी अपने आप से ही बात करने के काबिल ना रहे, और इन्हें इतने झटके दो जिससे ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, और ये इनकी सजा ही नहीं एक एग्जाम्पल होगा लोगों के लिए जो हमें भूलकर हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसे ही व्यूहान इस बात को बोलता है वैसे ही सारे गार्ड सबकी जबान काट कर अलग कर देते हैं, जिस कारण सभी दर्द से झटपटाने लगते हैं, मगर उनकी आवाज अब बाहर आने के काबिल नहीं होती है। दूसरी तरफ यूवी विला ईशा की आंखें धीरे से खुलती हैं, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वैसे ही उसे रात को घटी सारी घटनाएं वापस से याद आ जाती है, जिसे याद कर ईशा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो रोते हुए ही जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही उसकी दर्द से एक चीख निकल पड़ती है और वो वापस से बेड पर लुढ़क जाती है। इस समय ईशा को अपनी पूरी बॉडी पर काफी तेज दर्द हो रहा था और सबसे ज्यादा दर्द तो उसे अपनी कमर के निचले हिस्से में हो रहा था, जिस कारण ईशा की आंखें और भी ज्यादा आंसुओं से भर जाती है, मगर किसी तरह अपनी सारी ताकत जमा कर ईशा जैसे तैसे कर बेड पर उठकर बैठ जाती है और खुद पर डला ब्लैंकेट को खुद से हटा कर देखती है। मगर जैसे ही ईशा अपने बदन पर बने उन सारे ही दांतों के काटने और नाखूनों से नोचने के निशानों को देखती है, वैसे ही ईशा अपने छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर काफी जोरों से रोने लगती है। इस समय ईशा को अपनी बॉडी से ज्यादा दर्द अपने अंदर महसूस हो रहा था, मगर अफसोस की बात वो अपने इस दर्द को किसी को बता भी नहीं सकती थी।
थोड़ी देर वैसे ही रो लेने के बाद ईशा धीरे से अपने पैर नीचे जमीन पर रख जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही दर्द के कारण ईशा के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो वापस से बेड पर ही गिर जाती है। मगर फिर भी ईशा अपने सारे आंसुओं को साफ कर अपनी जगह से किसी तरह खड़ी होती है और फर्श पर पड़े अपने शादी के जोड़े को देखने लगती है जो काफी सारे टुकड़ों में बट चुके थे, जिसे देख ईशा की आंखें वापस से आंसुओं से भीग जाती है और वो उस ब्लैंकेट को खुद पर लपेटे ही बाथरूम की तरफ धीमे कदमों से बढ़ जाती है। मगर ईशा इस बात से बिल्कुल अनजान होती है। चार जोड़ी आंखें काफी समय से बस उसे ही देखे जा रही है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। ईशा बाथरूम में आते ही ब्लैंकेट को खुद से दूर कर सावर के नीचे खड़ी होकर उसे चालू कर देती है। जैसे ही सावर का हल्का गर्म पानी ईशा के नग्न बदन पर पड़ता है, वैसे ही ईशा को काफी राहत मिलती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर शावर के नीचे खड़े होने के बाद ईशा खुद से ही बोली, नहीं, हम अब और इस जगह पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से जाना होगा। इतना सोचते ही ईशा जल्दी से सावर बंद कर वहीं पर रखे कपड़े उठाकर पहन लेती है जो शायद उसी के लिए ही थे। कपड़े पहनने के बाद ईशा अपना सारा दर्द भुलाकर जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल जाती है और कमरे से भी बाहर निकल डरते हुए उस घर से भागने की कोशिश करने लगती है। और जैसे ही ईशा उस बड़े से घर से बाहर निकलती है, ठीक वैसे ही कोई उसे अपनी बाहों में भर अपने होठों को ले जाकर ईशा के होठों पर रख देता है।